हेलो, दिस इज शालिनी। वेलकम टू आवर चैनल मेटा एजुकेशन। इस वीडियो में हम स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ थीसिस के बारे में समझेंगे कि अगर आप कोई भी डिसर्टेशन या थीसिस बना रहे हैं तो उसमें आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे उसको लिखने के लिए। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको डिफरेंसेस बताए थे कि सिनॉप्सिस और थीसिस में क्या डिफरेंस रहता है। एंड आप लोग के कमेंट्स थे कि मैम एक प्रॉपर वीडियो बनाइए कि थीसिस को कैसे लिखा जाए, तो उस पर्पस से हमने ये वीडियो बनाया है। अगर आपको हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी कंटेंट पीडीएफ फॉर्म में या क्विजेस चाहिए तो आप हमारी जो वेबसाइट है metaeducation.co.in उसे विजिट कर सकते हैं और वहां से आप फ्री कंटेंट एक्सेस कर सकते हैं। स्टेप्स ऑफ राइटिंग अ थीसिस, देखिए ये स्टेप्स हमने आपको पहले वीडियो में बताए थे कि जो सबसे पहला रहता है वो आपका रहता है टाइटल पेज किसी भी थीसिस में, जिसपे आपका टाइटल, आपके सुपरवाइजर का नेम, आपके इंस्टीट्यूट का नेम, आपका नेम, ये सारी चीजें आती हैं और किस पर्पज से आपकी थीसिस है। मींस पीएचडी थीसिस है, पोस्ट पीएचडी थीसिस है, या फिर अगर डिसर्टेशन है तो वो मास्टर डिग्री से रिलेटेड डिसर्टेशन है। वो सारी चीजें आपके फर्स्ट पेज पे आ जाती हैं। सेकंड रहता है सर्टिफिकेट, जिसमें आपके डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट्स काफ़ी रहते हैं कि आपका जो काम है वो आपका ही ऑथेंटिक काम है, जिसमें आपके सुपरवाइजर, आपके इंस्टीट्यूट के हेड्स का सिग्नेचर रहते हैं कि ये जो काम है वो प्रॉपर आपका और इस इंस्टीट्यूट के अंतर्गत कराया गया काम है। देन एब्स्ट्रैक्ट आता है। अब एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है? जो भी आपका पूरा वर्क है उसका एक जिस्ट होता है, एक समरी होती है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक, इसमें आपके इंट्रोडक्शन, जो वर्क आप कर रहे हैं उसके इंट्रोडक्शन से लेकर प्रोसीजर, टूल्स, फाइंडिंग्स, ये सारी चीज़ें मिनिमम छोटे छोटे वर्ड, जितने आप छोटा वर्ड में लिख सकें उतने में आप लिखते हैं। मिनिमम 100 वर्ड से लेकर मैक्सिमम 300 वर्ड, 400 वर्ड, 500 वर्ड्स का आपका एक एब्स्ट्रैक्ट रहता है। कभी कभी 800 वर्ड्स तक का भी एब्स्ट्रैक्ट हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपने क्या लिखा है उसमें और क्या आपके जो भी डिमांड है। जैसे अगर आप किसी एब्स्ट्रैक्ट नॉर्मली आर्टिकल्स के साथ में भी भेजे जाते हैं तो जो भी उस पब्लिशर की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग एब्स्ट्रैक्ट लिखे जाते हैं। अब यहाँ पर आप जब अपनी थीसिस के साथ लिख रहे हैं तो जो भी आपके इंस्टीट्यूट की डिमांड है या जो आपकी रिसर्च की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आप अपना एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे। देन आता है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में आपकी थीसिस राइटिंग के दौरान या आपकी रिसर्च के दौरान जिन जिन स्टेक होल्डर्स की आपने हेल्प ली है उन सभी को आप एक्नॉलेज करते हैं, जिसमें कि आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, आपका इंस्टीट्यूट, आपके इंस्टीट्यूट के लाइब्रेरियन, जहाँ पर आपने रिसर्च वर्क अपना कंडक्ट किया वहाँ के लोग, और जो सैंपल आपने अपने स्टडी में शामिल किया वो लोग। तो जितने भी डिफरेंट लोगों का आपके रिसर्च में सहयोग रहा है आप उन सभी को यहाँ एक्नॉलेज करते हैं। नेक्स्ट आता है कंटेंट्स। कंटेंट्स में एक पूरा लिस्ट रहता है इंडेक्स का कि क्या कंटेंट आपने अपनी स्टडी में या थीसिस में लिखा है, उसके पेज नंबर्स क्या हैं, वो सारे कंटेंट्स में आ जाते हैं। इसमें डिटेल में भी आपको बताना पड़ता है कि हर हेडिंग आपकी कौन सी पेज पर है। नेक्स्ट रहता है लिस्ट ऑफ टेबल्स। ये क्वेश्चन हमसे पिछली बार पूछा गया था कि लिस्ट ऑफ टेबल्स भी ज़रूरी होता है क्या। ऐसे आता है लिस्ट ऑफ फिगर्स। तो लिस्ट ऑफ टेबल्स एंड लिस्ट ऑफ फिगर्स आपकी स्टडी में, आपकी जो भी थीसिस है उसमें आपने किस पेज पर कौन सी टेबल को शामिल किया है, किस पेज पर कौन सी फिगर को शामिल किया है, उस टेबल का नंबर, उस टेबल का टाइटल, उस फिगर का नंबर, उस फिगर का टाइटल, ये दोनों चीज़ें इस दोनों लिस्ट में शामिल होती हैं। और वो किस पेज नंबर पे है वो टेबल और फिगर, वो भी आपको इसमें बताना पड़ता है। नेक्स्ट एब्रीविएशन। पूरी स्टडी में आपने जहाँ जहाँ शॉर्ट में एब्रीविएशंस यूज़ किए हैं, जैसे कि अगर यूजीसी आपने लिखा है कहीं पर तो यूजीसी का भी आपको यहाँ फुल फॉर्म देना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसका फुल फॉर्म रहता है। एनसीईआरटी अगर आपने कहीं शॉर्ट में यूज़ करा है तो उसको भी आपको एब्रीविएशन यहाँ पर देना पड़ेगा कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है, जिससे कि जो भी रीडर है वो अगर पढ़ रहा है आपकी थीसिस को तो उसे पता चल जाए कि आपने कहाँ पर क्या चीज़ लिख रखी है और उसका मीनिंग क्या है। देन प्रीफेस आता है। इन सारी चीज़ों के बाद में जो मेन कंटेंट आपके शुरू होते हैं वो है चैप्टर्स। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। ये मेन 5 चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट है जो हम नॉर्मली फॉलो करते हैं। इसके अलावा भी हर एक चैप्टर अगर कोई ज़्यादा लेंदी हो रहा है, जैसे अगर थर्ड चैप्टर है प्लान एंड प्रोसीजर, तो इसको भी आप 2 पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, अकॉर्डिंग टू योर रिसर्च नीड, कि एक चैप्टर में आप प्लान ऑफ द स्टडी बता दें, दूसरे चैप्टर में आप प्रोसीजर ऑफ द स्टडी बता दें। इस टाइप से आप इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रॉपर आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे चैप्टर्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इन चैप्टर्स को हम आगे समझेंगे कि क्या है इसमें।
देन रेफरेंसेस आते हैं। रेफरेंसेस हमने आपको अभी पिछले वीडियो में भी बताए थे। रेफरेंसेस वो सारे रेफरेंस हैं या वो सारे जो भी आपने अपनी स्टडी में कोट किया है, किसी को, किसी स्टडी या किसी आर्टिकल का आपने पूरा कोटेशन अपनी स्टडी में डाला है किसी पेज पर, तो वो आप सारे रेफरेंसेस में लिखेंगे। जैसे कि एक चैप्टर 1 में आपने मान लीजिए 50 आर्टिकल में से कंटेंट लिया और 50 को वहां पर कोट किया है कि मिस्टर दिस दिस ने ये कहा, मिस्टर दिस दिस ने ये कहा, तो उन सभी 50 को आप रेफरेंसेस में डालेंगे। ठीक। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस में क्या डिफरेंस है। तो बिब्लियोग्राफी और रेफरेंसेस बहुत मेजर डिफरेंस है इनमें, कि बिब्लियोग्राफी में आपने जो जो वेबसाइट से कंटेंट देखा, पढ़ा, जो आर्टिकल से कंटेंट पढ़ा, भले उनको कोट नहीं किया, भले उनका कोई कंटेंट आपने अपनी स्टडी में नहीं लिया है, तो भी आप उन चीज़ों को बिब्लियोग्राफी में कोट करेंगे। और रेफरेंसेस में केवल उन चीज़ों को लिखेंगे जो कंटेंट आपने अपनी स्टडी में शामिल किए हैं, बस। ठीक। तो ये मेजर डिफरेंस रहता है। बिब्लियोग्राफी थोड़ा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, जबकि रेफरेंसेस आपके थोड़े कम रहेंगे। बिब्लियोग्राफी में आप 500, 600, 700, 800 स्टडीज कोट कर सकते हैं जो आपने देखी भी है, जिनसे गो थ्रू हुए थे केवल अपने रिसर्च के दौरान। जबकि रेफरेंसेस में आप केवल उन्हीं स्टडीज को शामिल करेंगे जिनका नाम आपने अपनी स्टडी में लिखा है या जिनसे कंटेंट आपने अपनी स्टडी में या कोटेशंस डाले हैं। देन आ जाता है अपेंडिक्स। इसमें आप पूरा का पूरा जो भी एक्स्ट्रा मटेरियल है जो इन चैप्टर्स में नहीं कहीं फिट हो पाया है, जैसे टूल्स हो गए, तो वो पूरे पूरे टूल्स आपके अपेंडिक्स में आ जाते हैं। या फिर आपने कोई कंटेंट क्रिएट किया है, वो आप इसमें शामिल करेंगे। आपकी ग्लिम्स ऑफ, जब आपने कोई रिसर्च किया था, कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, उस दौरान आपने जो इमेजेस कलेक्ट करी, उन सभी को भी आप अपेंडिक्स में शामिल कर सकते हैं। आपने परमिशन ली किसी इंस्टीट्यूट से वहाँ रिसर्च करने की, तो उनका जो परमिशन लेटर है वो आप इसमें अपेंडिक्स में लगा सकते हैं। तो अपेंडिक्स में सारी वो चीज़ें आ जाएंगी जो ज़रूरी है आपकी स्टडी के लिए, बट वो किसी भी वजह से चैप्टर्स में शामिल नहीं हो पाई है। तो ये तो था पूरा होल। अब हम 1 to 5 चैप्टर्स के बीच में क्या आता है वो समझते हैं। देखिए, चैप्टर 1 था आपका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब आप यहाँ पर ये चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो हमने यहाँ हेडिंग्स डाली हैं उनको लिखने का भी एक विशेष तरीका होता है। जैसे चैप्टर 1 जो है उसकी सारी हेडिंग 1 पॉइंट से शुरू होंगी। 1.1.0 आपका इंट्रोडक्शन हो गया। अब अगली हेडिंग है 2, इमरजेंस एंड जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, तो ये 1.2 से शुरू हुआ। ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क में आपका पूरा इंट्रोडक्शन आ जाएगा। इंट्रोडक्शन में आप जो भी वेरिएबल्स लिए हैं, जो आपकी स्टडी है, उसका एक आप भूमिका बनाते हैं, एक बैकग्राउंड से शुरू करके चीज़ों को लिखते हैं, तो वो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इमरजेंस में आप लिखेंगे कि ये जो भी प्रॉब्लम है जिस पर आप स्टडी कर रहे हैं वो इमर्ज कैसे हुई, वो उत्पन्न कैसे हुई। जस्टिफिकेशन में आप लिखते हैं कि जो भी आपने स्टडी की है उसको आप जस्टिफाई करिए, जो भी आप स्टडी करने वाले हैं उसको जस्टिफाई करिए कि आप ये ही रिसर्च क्यों कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे ऐसी रिसर्च पहले कभी कंडक्ट नहीं हुई है, ऐसा इसलिए कि इस समय जो है वो नीड है दिस काइंड ऑफ रिसर्च की। तो आप प्रॉपर जस्टिफिकेशन देंगे कि अपनी रिसर्च आप क्यों कर रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम में आपका स्टेटमेंट आ जाएगा, जो भी रिसर्च है वो। देन आता है डेफिनेशन ऑफ द टर्म्स यूज्ड इन द स्टडी। जो भी आपने डेफिनेशंस यूज करी हैं, जो भी टर्म्स यूज करे हैं अपनी स्टडी में, उन सभी को आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग डिफाइन करेंगे। नॉर्मली इसको ऑपरेशनल डेफिनेशन भी बोला जाता है। मीन्स कोई भी टर्म है तो उसका आपकी स्टडी में क्या मतलब है, एक रिसर्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस टर्म से क्या समझते हैं। नेक्स्ट रहता है ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। ऑब्जेक्टिव, आपकी स्टडी के उद्देश्य क्या हैं, वो सब आ जाएंगे इसमें। देन आते हैं हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी। ऑब्जेक्टिव्स के बेसिस पे ही हाइपोथेसिस बनाई जाती हैं, परिकल्पनाएं जिसको हिंदी में बोला जाता है। देन आता है डिलिमिटेशंस ऑफ द स्टडी। डिलिमिटेशन में आप अपनी स्टडी को डिलिमिट करते हैं कि हमारी रिसर्च यहाँ तक सीमित है। जैसे कि अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसके जो भी आप एक्सपेरिमेंट करेंगे वो किसी पर्टिकुलर स्टडी क्या सिटी तक सीमित है, क्या वो एक्सपेरिमेंट जो आप कर रहे हैं वो किसी पर्टिकुलर रीजन तक सीमित है। अगर आप सर्वे मेथड यूज कर रहे हैं तो क्या सर्वे आपने ऑल ओवर वर्ल्ड पे किया, नहीं, आपने किसी कंट्री के कुछ लोगों पर किया होगा या किसी कंट्री की कुछ स्टेट्स पर किया होगा। तो वो आप यहाँ डिलिमिट करेंगे कि जैसे आपका पॉपुलेशन की लिमिटेशन क्या है, आपके टूल्स की लिमिटेशंस क्या है। डिलिमिट क्या कर रहे हैं, लिमिटेशंस नहीं, आपके पॉपुलेशन को आपने कहाँ तक डिलिमिटेड किया है, आपके टूल्स को आपने कहाँ तक डिलिमिट किया है, वो सारी चीज़ें आप इसमें बताएंगे।
नेक्स्ट आता है मेथोलॉजी ऑफ द स्टडी। मेथोलॉजी के अंतर्गत आप बताएंगे कि आपके क्या क्या वेरिएबल्स थे जो आप यूज़ करे हैं आपने। मेथड ऑफ द स्टडी क्या रहा आपकी स्टडी का, डिज़ाइन ऑफ द स्टडी क्या रहा, सैम्पल सिलेक्शन क्या रहा, स्टैटिस्टिकल टेक्निक कौन कौन सी यूज़ की आपने, जिसमें कि डिस्क्रिप्टिव, इन्फ्रेंशियल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये सारी आ जाएंगी। देन टूल्स एंड टेक्निक्स कौन कौन सी यूज़ करी, एंड स्ट्रक्चर डिज़ाइन ऑफ द स्टडी क्या रहा। आप देखिए ये सारी चीज़ें हम यहाँ रिपीट कर रहे हैं, यहाँ पर हम डिटेल्ड में नहीं देते हैं। जैसे मेथोलॉजी ऑफ द स्टडी जो पूरा चैप्टर है वो आपके 3rd चैप्टर में आता है, बट ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है, इसलिए आप यहाँ पर शॉर्ट में देते हैं, जिससे कि अगर कोई पर्सन आपका 1st चैप्टर पढ़ रहा है तो उसे एक आइडिया हो जाए कि यहाँ आपने क्या क्या चीज़ें यूज़ करी हैं अपनी स्टडी में। लास्ट में लिखते हैं एजुकेशन इम्प्लीकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टडी। ये हो गया आपका चैप्टर 1। सेकेंड है रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। इसमें आपकी जितने भी आपने स्टडीज़ पढ़ी हैं उनका रिव्यू आ जाएगा जो आपकी स्टडी से रिलेटेड है। इंट्रोडक्शन, हर चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन सबसे पहले होगा, जिसमें कि आप बताएंगे कि इस चैप्टर में हमने क्या कवर किया है। अब सबसे पहले आप बता देंगे सोर्सेज ऑफ रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर, कि आपने सोर्सेज क्या थे, आपकी स्टडी के सोर्सेज क्या थे, मतलब जो भी आपने रिव्यू किया है लिटरेचर कहाँ कहाँ से लिया। देन सिग्निफिकेंस ऑफ द रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। देन बताएंगे प्रोसेस ऑफ लिटरेचर रिव्यू, कि आपने जो लिटरेचर रिव्यू किया है उसकी क्या प्रोसेस रहा। फिर आप उसमें रिव्यू बताएंगे स्टडीज़, जैसे अगर आप वेरिएबल डिफरेंट वेरिएबल्स हैं अपनी आपकी स्टडी में, तो वेरिएबल वाइज भी आप रिव्यू कर सकते हैं। जैसे कि स्टडीज़ रिलेटेड टू वेरिएबल 1 बताएं, फिर उसमें भी आप डिवीज़न कर सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर कौन सी स्टडीज़ हुई हैं, कितनी स्टडीज़ हुई हैं, उनमें क्या क्या फाइंडिंग्स रही। देन आप नेशनल लेवल के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। तो ये पूरा डिवीज़न जो है वो आप पर, रिसर्चर पर डिपेंड करता है कि वो अपना रिव्यू कैसे बताना चाह रहा है रिलेटेड लिटरेचर का। लास्ट में आ जाता है ओवरव्यू ऑफ द रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कि आपकी जो भी लिटरेचर रही, रिव्यू रहा, उसका पूरा ओवरव्यू क्या रहा, आपको क्या समझ में आया, एक रिसर्चर के पास में क्या चीज़ें आई रिव्यू करने से, वो आप यहाँ पे जस्ट उसका बता देंगे। 3rd चैप्टर रहता है प्लान एंड प्रोसीजर ऑफ द स्टडी। इसमें भी आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि इसमें क्या क्या कवर किया है। देन मेथड ऑफ द स्टडी बताएंगे, फिर रिसर्च डिज़ाइन बताएंगे, देन सैम्पलिंग बताएंगे। सैम्पलिंग में आप डिटेल में बताएंगे कि कौन सी सैम्पल टेक्निक यूज़ करी, सैम्पल कहाँ से लिया गया, कितने उसमें सैम्पल यूनिट्स थे। देन आप एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर अपना पूरा बताएंगे कि अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसकी क्या प्रक्रिया रही। उसके बाद में टूल्स एंड टेक्निक्स एम्प्लॉयड इन द स्टडी, जो भी आपने टूल्स या टेक्निक्स अपनी स्टडी में शामिल किए हैं उनको बताएंगे। जैसे कि पहला आपने टूल 1 लिया, ठीक, तो उसके बारे में आप पूरी डिटेल बताएंगे। ये हम आपको बताते हैं कि टूल्स एंड टेक्निक्स को कैसे शामिल किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स एम्प्लॉयड, जो भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक आपने यूज़ करी है वो आप यहाँ बताएंगे। देन लास्ट में ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर आ जाता है। अब टूल्स एंड टेक्निक्स जब आप बता रहे हैं तो अगर किसी भी एक टूल के बारे में आप डिटेल बता रहे हैं, तो अगर कंस्ट्रक्शन आपने किया है उस टूल का, तो आप क्या क्या चीज़ें उसमें शामिल करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा उसमें कि जो आपने प्रीलिमिनरी ड्राफ्ट बनाया, मतलब सबसे पहला जो ड्राफ्ट बनाया है उसका क्या डेवलपमेंट प्रोसीजर था वो बताएंगे। देन एक्सपर्ट से जो आपने ओपिनियन ली, उनके अगर आप क्वेश्चनियर हैं तो उनके जो ओपिनियन के बाद में जो सजेशंस आए वो बता सकते हैं। मॉडिफिकेशन किया जो आपने पहले ड्राफ्ट में, वो चीज़ें यहाँ लगाएंगे। देन वैलिडिटी ऑफ टेस्ट आप कैलकुलेट करके वहाँ लिखेंगे। फिर सेकंड ड्राफ्ट बनाएंगे। वैलिडिटी के बाद में कुछ आइटम्स ऐसे होंगे जो वैलिड नहीं होंगे, वो रिमूव हो जाते हैं, उनको आप यहाँ पर शामिल करेंगे। देन ट्राई आउट ऑन अ स्मॉल सैंपल, उसके बाद में वैलिडिटी पता करने के बाद में आप एक छोटे सैंपल पे अपने टेस्ट को ट्राई आउट करके देखेंगे। वहाँ पे आइटम एनालिसिस करेंगे और जो डिफ़िकल्ट या जो सही क्वेश्चन नहीं थे उनको फिर से रिमूव करके एक अगेन ड्राफ्ट बनाएंगे नेक्स्ट। उसके बाद में रिलायबिलिटी ऑफ द टेस्ट चेक करेंगे और जो क्वेश्चन रिलायबल नहीं आ रहे थे उन्हें रिमूव करके आप फाइनल अपना ड्राफ्ट बना देंगे। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं एक टूल कंस्ट्रक्शन के, जो कि आपके 3rd चैप्टर में प्लान एंड प्रोसीजर ऑफ द स्टडी में, जहाँ पर आप टूल के बारे में डिस्कस करेंगे, वहाँ बताएंगे। ये तो आपका था अगर आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसी टूल को तो, बट अगर आपका टूल पहले से कंस्ट्रक्टेड है तो उसकी फुल डिटेल की, उसकी स्केलिंग क्या है, नॉर्म टेक्निक्स क्या है उसकी, उसका रिलायबिलिटी वैलिडिटी क्या दे रखा है, वो सारी डिटेल आपकी टूल वाला जो पोर्शन है वहाँ पर आ जाएगी।
फोर्थ चैप्टर है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब आपने थर्ड चैप्टर जब किया तो वहां तक आपने डेटा कलेक्शन कर लिया था। डेटा कलेक्शन करने के बाद में फोर्थ चैप्टर में आप एनालिसिस बताएंगे। उसमें भी थोड़ा डिटेल बता सकते हैं कि डेटा एनालिसिस से पहले प्री रिक्विजिट क्या होती हैं। जैसे कि आपको डेटा एनालिसिस करने से पहले ये पता होना चाहिए कि आपका डेटा जो है वो, उसमें आप पैरामेट्रिक स्टैट्स यूज करेंगे या नॉन पैरामेट्रिक स्टैट्स यूज करेंगे। ठीक, तो उससे पहले आपको अपने डेटा का पता होना चाहिए कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। अगर पैरामेट्रिक यूज कर रहे हैं तो पैरामेट्रिक टेक्निक यूज करने की जो भी असम्पशंस हैं उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वो आपकी आ जाती हैं प्री रिक्विजिट ऑफ डेटा एनालिसिस में। डेटा एनालिसिस करेंगे, देन उसमें आपको बहुत सारे ये डिफरेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं, जैसे डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन बताएंगे। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्टिव वाइज एनालिसिस कर सकते हैं, जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव्स थे उनके अकॉर्डिंग आप एनालिसिस करेंगे अपने डेटा की। एंड लास्ट में ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर लिखा जाएगा कि आपके पूरा इस चैप्टर की जिस्ट क्या रही। चैप्टर 5 आता है देन फाइंडिंग्स, कंक्लूजन्स एंड सजेशंस। अब इसमें भी आपका इंट्रोडक्शन से शुरू होता है। फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी क्या रही हैं आपकी चैप्टर 4 के बेसिस पे, वो आप डिटेल में लिखेंगे। कंक्लूजन ऑफ द स्टडी क्या रहा वो डिटेल में रखेंगे। फिर इसी चैप्टर में लिमिटेशन ऑफ द स्टडी भी आ जाती हैं। देखिए अब यहाँ पर इससे पहले हमने डिलिमिटेशन देखा था। डिलिमिटेशंस में आपने अपनी स्टडी को स्टडी करने से पहले, रिसर्च शुरू करने से पहले ही डिलिमिट कर दिया था, परिसीमांकित कर दिया था। बट जो लिमिटेशन है उनमें क्या होता है कि आपने स्टडी कर ली, अब आपकी स्टडी में क्या क्या कमियां रह गई वो आप यहाँ लिमिटेशन ऑफ द स्टडी में बताएंगे कि आपके अकॉर्डिंग, रिसर्चर के अकॉर्डिंग इस स्टडी में करने में ये कमियां रह गई डिलिमिटेशंस के अलावा, वो यहाँ पर कोट की जाती हैं। देन एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टडी की, अगर आप एजुकेशन की फील्ड में कर रहे हैं तो उसके एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या रहे वो लिखेंगे। जो फिर आएगा सजेशंस फॉर फर्दर रिसर्चर्स, जो भी आगे रिसर्च होने वाली है या जो रिसर्चर है उनके लिए आप और क्या सजेशन दे सकते हैं कि इस टाइप की स्टडी को और आगे कैसे फॉलो अप किया जाए। देन लास्ट में ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज आपको ना समझ में आई हो, वो आप हमसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।